नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत है आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। और उन टॉपिक में पहला टॉपिक ये है कि जो हमारा कैग है, उन्होंने क्या किया है कि जो हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म से संबंधित बात की है। ठीक है, कि जो 72 जो लिस्टेड सीपीएसई हैं, वो क्या कर रही हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म को फॉलो नहीं कर रही हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है, ये न्यूज है, इसलिए हम इसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट नॉर्म का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल होते हैं, एथिक्स होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी बातें होती हैं। गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिटीजन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सारे कलेक्शन को मिलाकर हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नमेंट नॉर्म। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई कंपनी है तो उसके पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होंगी, मतलब कि कोई विवेकाधीन शक्तियां होंगी। तो वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का गलत उपयोग ना करे। उन विवेकाधीन जो डिस्क्रिशनरी पावर है उनका उपयोग क्या करे, पब्लिक गुड के लिए करे, कम्युनिटी गुड के लिए करे, और कॉर्पोरेट सिटीजन के लिए उनका उपयोग करे। तो पहला तो ये हो गया कि डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर बात होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट नॉर्म क्या होते हैं। दूसरी बात एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी कंपनी ऐसा कृत्य ना करे जिससे उसके अपने एम्प्लॉय, जिससे उससे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो सिटीजन है उनके कोई भी मतलब कि इंटरेस्ट नेगेटिव रूप से इंपैक्ट ना पड़े उनके ऊपर। तो ऐसा कोई भी काम ना करे। उसके पास ऐसा कोई सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल होने चाहिए कि जो वो क्या कहे, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो जनता को, सिटीजन को हार्म पहुंचाए, उन उन नीतियों को उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर सरकार के द्वारा कोई लॉ बना दिया गया है तो वो आप लॉ को पूरी तरह फॉलो फॉलो करें, आप इस कर्तव्य को पूरी तरह क्या करें, निभाएं। आप ऐसा नहीं करें कि सरकार का इस लॉ कहता है कि आपको टैक्स देना है, लेकिन आप टैक्स को क्या करें, उसको राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से, हवाला के माध्यम से आप किसी भी छोटे जो मतलब कि टैक्स हेवन देश में अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर दें, और आपकी जो कॉर्पोरेट जो नॉर्म है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो नॉर्म है, वो नेगेटिव रूप से हमको देखने को मिले। तो लीगल रूप से आप रिस्पॉन्सिबल हो, और इकोनॉमिक रूप से आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में नाकाम कर रही हो। तो आपको ऐसा भी देखना चाहिए कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बनी रहे, मतलब कि लोक कल्याण और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के मध्य क्या होना चाहिए, संतुलन हमको देखने को मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नमेंट नॉर्म। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कमेटियां होती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। ऐसा महिंद्रा कोटक समिति ने कहा कि आप इनको स्टेब्लिश करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है, स्पष्ट कि आपको कौन व्यक्ति क्या करता है, एक स्पष्ट सुनिश्चित होनी चाहिए, मतलब कि कोई डिस्क्रिशनरी उसमें पावर नहीं होनी चाहिए कि। और दूसरी बात है, मॉनिटरिंग एंड इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, स्मार्ट गोल होने चाहिए, विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए। सारे ऑब्जेक्टिव के तहत हम काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म। ठीक है, तो ऐसा सरकार ने कहा है, सरकार ने मतलब कैग ने कहा है कि जो सीपीएसई है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म को फॉलो नहीं कर रही हैं, मतलब जो ये वाले नॉर्म है इनको फॉलो नहीं कर रही हैं। पहली बात इन्होंने कहा है कि 32 जो सीपीएसई ऐसी हैं जिनके पास लेस देन 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, 37 सीपीएसई ऐसी हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो हैं, लेकिन उनके पास क्या है, कोई भी वुमेन डायरेक्टर हमको देखने को नहीं मिल रही है। अगर अगर आपके पास कोई मतलब कि अगर आपकी कोई डायरेक्टर है, उसमें कोई महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
ठीक है, तो उसने उन्होंने कहा है कि विमेन डायरेक्टर इसमें नहीं हमको देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, 17 सीपीएसई ऐसी हैं जिनके जिनके पास हमको देखने को मिलता है डायरेक्टर का हमको कोरम का अभाव देखने को मिलता है। जो कोरम हमको देखने को मिलता है इनसफिशिएंट हमको देखने को मिलता है, जिसके कारण जो बोर्ड में है वो सही तरीके से नहीं हो पाती। ठीक है, इस बात को इन्होंने कहा है और कहा है कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी आपको देखना चाहिए। तो ये तो न्यूज थी, हमने इसको पढ़ा। अब क्या क्या हमारे लिए सब टॉपिक हमको देखने को मिल सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सब टॉपिक, हमने कैग की बात हो रही है तो कैग पढ़ लेंगे। तो हमने पढ़ा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म क्या है, तो सारा हमने चीज पढ़ लिया। अगर प्रश्न आता है तो आज इसलिए इजिली आप इसको टैकल कर पाएंगे। दूसरी बात, कैग के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कैग को 1858 में जब भारत क्या था, ब्रिटिश उपनिवेश था, तो उस टाइम पे अकाउंट जनरल को स्टैब्लिश किया गया। 1860 में पहले जो फर्स्ट ऑडिटर जनरल थे उनका नाम था सर एडवर्ड डॉरमंड। ठीक है, तो इस बात को ना आप याद रखेंगे। कभी कभी यूपीएससी गड़े मुर्दे उखाड़ लेता है तो आप इसको याद रखेंगे, आप यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इंपोर्टेंट चीज है। दूसरी बात, समय समय पर 1919 का अधिनियम आया, 1935 का अधिनियम आया, तो जो अकाउंट जनरल है तो उसको कैग कंट्रोलर अकाउंट जनरल ऑफ कहने लगे। तो धीरे धीरे इसकी परंपरा और स्टेब्लिश होती गई। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब क्या है, 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आर्टिकल 148 के तहत जो कैग है उसको अपॉइंटमेंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले कैग कौन थे, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में सारे प्रावधान हमको संविधान में देखने को मिलते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, सरकार ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर जनरल ड्यूटी पावर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 को, मतलब कैग की कोई भी काम करने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तय करने के लिए इस नियम को पारित किया। ठीक है, तो इसका मतलब है आर्टिकल 148, 151 और ये वाला 1971 का एक्ट के माध्यम से कैग क्या करता है, अपनी पावर का उपयोग करता है और कोई भी मतलब कि फंड है उसको देखता है कि किसी भी सरकार के विभाग ने किस तरह से उसका यूज किया है। ठीक है, कैग को क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसका, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब इस बात में आपको करेक्शन करना पड़ेगा कि कैब क्या है। कैग क्या करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मंत्रालय हमको विभाग देखने को मिलते हैं उनकी क्या करता है, केवल ऑडिटिंग करता है। अकाउंटिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो अपने आप कर लेते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या करता है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। तो हमने कैग के बारे में सारा मतलब की हिस्ट्री पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है। पहले तो हमने इस एक्ट को पढ़ लिया, ऑडिटर जनरल ड्यूटी पावर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। अब संविधान में आर्टिकल 148 जो हमारा कैग है उसके बारे में डिफाइन करता है। आर्टिकल 149 ड्यूटी पावर ऑफ द कैग के बारे में बात करता है। आर्टिकल 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है और आर्टिकल 151 रिपोर्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आर्टिकल 148 क्या कहता है कि कैग को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वारंट के द्वारा, अंडर द हैंड सील और साइन के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाएगा और इनको उसी तरह रिमूव किया जाएगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को आधार पे हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 148 का क्लॉज 4 ये बोलता है कि एक बार आप अकाउंट मतलब कि कैग के रूप में नियुक्त हो गए तो ना तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना तो आप गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में कहीं आप किसी प्रकार का पद आप होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 149 ड्यूटी के बारे में बात करता है कि ड्यूटी पावर कैग की क्या है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 150 क्या कहता है कि जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है उनके अकाउंट किस तरीके से रखे जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 151 क्या कहता है, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मंत्रालय विभाग हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो संबंधित हमको गवर्नर है स्टेट के, उसके संदर्भ में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, यहां से प्रश्न आसानी से बन सकता है। दूसरी बात,
कि हमारे भारत का कैग और ब्रिटिश के जो कैग है, ब्रिटेन में हमको सिस्टम कैग देखने को मिलता है, उसमें क्या क्या अंतर हमको देखने को मिलता है। कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है, आपको वो कथन बहुत ही अटपटा लगता है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको वो स्टेटमेंट भी इजी लगने लगेगा। इंडिया में जो कैग है केवल ऑडिटर का काम करता है। आपने देखा है, कभी ऐसा सुना है कि सरकार ने पैसे के लिए अनुमति मांगी और कैग में पहले परमिशन की आवश्यकता होती है? ऐसा भारत में नहीं होता है। केवल भारत में जो कैग होता है, एक बार सरकार ने खर्च कर लिया तो कैग क्या करेगा, उस खर्च के बारे में अपना एनालिसिस करेगा, रिपोर्ट बनाएगा और राष्ट्रपति को पेश कर देंगे। मतलब कि वित्त पे सरकार को अगर पैसा लेना है तो कैग की अनुमति लेने की उसमें आवश्यकता नहीं है। जबकि जो ब्रिटेन में सिस्टम हमको देखने को मिलता है, उसमें क्या करते हैं कैग, अगर ब्रिटेन को, अगर ब्रिटिश सरकार को कहीं से हमको पैसा लेना है तो कैग को प्रायर परमिशन लेने की आवश्यकता है सरकार को कैग से। ठीक है, और ऑडिटर तो काम करता ही है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कैग को इंडिया में केवल ऑडिटर के रूप में देखा जाता है, जबकि ब्रिटेन में कंट्रोलर और ऑडिटर दोनों का काम कौन करता है, कैग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैग है ब्रिटेन में काफी अधिक पावरफुल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि जब एक्सपेंडिचर भारत में हो जाता है उसके बाद कौन कैग का काम स्टार्ट होता है कि आप उस कैग क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी बात, कैग इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कैग पार्लियामेंट का मेंबर हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपना लिया है। तो अगर कैग ही पार्लियामेंट का मेंबर होगा तो एक दूसरे के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर कैसे होगी, वो उसके उत्तरदायित्व को कैसे सुनिश्चित करेंगे। हो सकता है कि पार्लियामेंट का मेंबर है तो उसके प्रति ही मतलब कि कोई भी काम अच्छे तरीके से ना करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से ना निभाए। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, वो पार्लियामेंट का मेंबर हमको देखने को मिलता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का हमको मेंबर कैग ब्रिटेन में देखने को मिलता है। तो सारी बातें पढ़ी हमने कैग के बारे में। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उनको हम पढ़ लेते हैं। कैग का जो कार्यकाल है 6 ईयर 65 ईयर हमको देखने को मिलता है। जो भी पहले हो जाए वो कंप्लीट हो जाता है। इसी पे आलोचना की जाती है कुछ आलोचकों द्वारा। अधिकांश जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूपीएससी है, बहुत सारे जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल 5 और 65 साल हमको देखने को मिलता है। तो आपने कैग का कार्यकाल 6 ईयर और 65 ईयर क्यों रखा है, जिसको भी 5 और 65 ईयर के लिए। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि क्या है, सिंगल मेंबर बॉडी है, तो इतना बड़ा काम हमको देखने के लिए सिंगल मेंबर बॉडी से अधिक लोगों की आवश्यकता है। तो कैग को मल्टी मेंबर बॉडी बनाने की अधिकांश लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कैग को मल्टी मेंबर बॉडी बनानी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हमने पढ़ा कि कैग को हटाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही आप जो भी प्रोसीजर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को उठाएंगे, उसी तरीके से आप किसको उठाएंगे, कैग को उठाएंगे। ठीक है, दूसरी दूसरी बात यह है कि कैग अपॉइंटमेंट होने के बाद आप उनके सैलरी सर्विस कंडीशन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंसी को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तीसरी बात तीसरी बात है कि ऑफिस ऑफ कैग इंक्लूडिंग ऑल सैलरी अलाउंस पेंशंस वो क्या होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इनकी जो सैलरी पर है कोई मतलब की सदन में वोट नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या करते हैं, कैग पीएससी की रिपोर्ट, जब पीएससी संसद में मतलब कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग की रिपोर्ट का अध्ययन करती है तो पीएससी की सहायता कौन करता है, उसको समझने में कैग करता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये हमने पढ़ा। अब दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ बातें कही हैं कोल माइन स्टील के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात किसके बारे में है, कोल के बारे में। उन्होंने कोल के बारे में कहा है कि कोल का जो इंपोर्ट हमने किया है 2006 और 7 में वो 43 मिलियन टन था, लेकिन 2020-21 में 215 मिलियन टन के आसपास हम पहुंच गए हैं इंपोर्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2006 से 2020-21 के मध्य हमने कोल के इंपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी की है। और अगर हमको 2021-22 की डिमांड को अगर बढ़ाना है, उनकी पूर्ति करना है, तो हमें इंपोर्ट कितना करना पड़ेगा, 1027 मिलियन
टन। ठीक है, तो अधिकांश जो बिल ऑफ पेमेंट है वो हमको कोल के संदर्भ में देखने को मिलता है। और कहा है कि हमको कुछ इशू भी देखने को मिलते हैं। इशू क्या है कि हाई क्वालिटी कोल सप्लाई से हमें चिंताएं देखने को मिलती हैं। लिमिटेड है हमारे पास हाई क्वालिटी कोल। अधिकांश जो भारत में कोल हमको देखने को मिलता है, जो विटामिन्स टाइप का कोल्स हमको देखने को मिलता है, और विटामिन्स में जो सल्फर का कंटेंट है वो काफी अधिक देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन भी हमको देखने को मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि फ्रेट और पोर्ट हैंडलिंग चार्ज अधिक रहते हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि जो ओवरसीज कोल है वो क्या करते हैं, एक्विजिशन सही से हमने अभी तक कोई भी ओवरसीज कोल ब्लॉक्स का एक्विजिशन नहीं किया है, हमारी कंपनियां वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हैं। और प्राइवेट सेक्टर है वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से क्या है, कतराते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे यहाँ कोल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो टाइप ऑफ कोल ऑन बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हमको देखने को मिलता है। गोंडवाना कोल हमको 98% ऑफ इंडिया में टोटल कोल रिजर्व देखने को मिलता है गोंडवाना टाइम से। और ये वाला कोल हमको देखने को मिलता है 250 मिलियन ईयर एगो। टेरिटरी कोल, लिग्नाइट कोल यंगर एज का हमको देखने को मिलता है 15 से 60 मिलियन ईयर पहले। हमको इस प्रकार का चीजें हमको देखने को मिलता है। जैसे हमने पढ़ा कि 4 टाइप के हमको कोल देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। लेकिन जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे, पीट से लेकर एंथ्रेसाइट तक जाएंगे, तो इसमें हीट और कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो पीट क्या है, नॉट ए कोल होता है। इसमें पार्शियली डिके प्लांट हमको देखने को मिलते हैं, स्वाम्प देखने को मिलता है, ब्रोक्स मिलते हैं, लो हीट कंटेंट हमको इसमें देखने को मिलता है। तो ये एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। तब ये हीट और प्रेशर के माध्यम से ये चेंज होता है, तो हमको देखने को मिलता है लिग्नाइट। इसको ब्राउन कोल भी कभी कभी हम बोल देते हैं। लो हीट कंटेंट देखने को मिलता है, लो सल्फर कंटेंट देखने को मिलता है, लिमिटेड सप्लाई इन मोस्ट एरिया हमको देखने को मिलता है। फिर इसमें हीट और प्रेशर का कोई भी क्रिया होती है तो ये चेंज हो जाता है विटामिन्स सॉफ्ट कोल में। विटामिन्स को सॉफ्ट कोल भी हम बोलते हैं। एक्सट्रीमली यूज होता है, भारत में सबसे अधिक यही पाया जाता है। इसमें हाई हीट कंटेंट, लार्ज सप्लाई, नेचुरली हाई सल्फर कंटेंट हमको देखने को मिलता है। एंथ्रेसाइड में बहुत ही अच्छा हमको कॉइल देखने को मिलता है, फ्यूल रहता है, हीट कंटेंट हाई रहता है, लेकिन सल्फर का जो कंटेंट है वो लो हमको देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से हमें ग्रीन हाउस गैसों का जो इमिशन है बहुत कम स्तर पर यहाँ से देखने को मिलता है। तो चिंता क्या है, हम सबसे अधिक किसका उपयोग करते हैं, विटामिन्स का। तो विटामिन्स में हाई सल्फर कंटेंट देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन भी यहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो ये न्यूज थी, हमने पढ़ लिया बेसिक। अब हम एक्चुअली क्या कर लेते हैं, कोल की जो माइंस है सबसे अधिक कहाँ किस राज्य में देखने को मिलती हैं। सबसे अधिक आपको झारखंड में देखने को मिलेंगी, उसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो आप 5 को याद रखेंगे इस बार। सबसे कम आप जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको इधर देखने को मिलेगी। तो झारखंड में आपको सबसे अधिक इधर देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, फिर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, फिर आपको मध्य प्रदेश में देखने को नहीं, फिर आपको वेस्ट बंगाल में, फिर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें मेजर जो कोल फील्ड हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं वो जरिया और बोकारो में देखने को मिलते हैं, सिंगरौली में देखने को मिलते हैं, पेंचकाना वैली में देखने को मिलते हैं, तलचर में देखने को मिलते हैं, सिंगरैनी में देखने को मिलते हैं, और लिग्नाइट इधर देखने को मिलता है, और रानीगंज में इधर देखने को मिलता है। इधर भी आपको एक कोल के रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने पढ़ा कोल के रिजर्व कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, दूसरा तो ये हमने बेसिक से पढ़ लिया। दूसरी बात ये है, दूसरी न्यूज ये है कि इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 चर्चा में है। इन्होंने कहा है कि 81 करोड़ बेनिफिशियरी हैं और उसके अंतर्गत लाभान्वित होते हैं। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जनवरी 2030 की बिगनिंग में 81 करोड़ के आसपास लाभार्थी के द्वारा, मतलब कि इस एक्ट के द्वारा उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। जो भी लाभार्थी फैमिली है, बेनिफिशियरी फैमिली हमको देखने को मिलती है, 1 रुपए पे करती है किसके लिए, सीरियल्स के लिए, कोरस के लिए, 2 रुपए वीट के लिए, 3 रुपए राइस के लिए।
लेकिन सरकार ने जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना चालू की कोविड के दौरान, जब बहुत सारे जो माइग्रेटर जो लेबरर थे वो अपने देशों के अपने राज्यों में वापस आ रहे थे, उनके पास कोई काम नहीं था, कोविड महामारी थी, तो सरकार ने उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया अतिरिक्त 5 केजी, ताकि वो इस महामारी से लड़ सकें और लगातार अपना जीवन यापन सुनिश्चित कर सकें। तो सरकार ने क्या किया, अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जो कि अतिरिक्त 5 केजी फ्री फूड लोगों को पर मंथ दिया जाता था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थी थे उनको, अब इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे पास अभी जो ग्रेन स्टॉक है, मतलब कि उसको लोअर लेवल पे देखने को मिलता है। 2021 में हमारे पास 591.56 मिलियन टन था, लेकिन अब हमारे पास मतलब कि लाख मीट्रिक टन हमको 305.69 हमको देखने को मिलता है। इसलिए सरकार ने क्या कर दिया है, इसको बंद कर दिया है, इस योजना को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दूसरी है कि सरकार इसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी अधिक आती है, इक्विजिशन कॉस्ट आती है, जिसमें एमएसपी हमको देखने को मिलता है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल कॉस्ट देखने को मिलती है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमको देखने को मिलती है। तो इन दो रीजन के कारण सरकार ने अब इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत एक योजना और चलाते हैं जिसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा परिवार जहां पे विडो देखने को मिलता है, टर्मिनली इल पर्सन देखने को मिलता है, डिसेबल पर्सन देखने को मिलता है, और ऐसा कोई व्यक्ति हमको देखने को मिलता है जिसकी एज 60 और 60 से अधिक है, तो उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, 35 केजी अतिरिक्त क्या देंगे, अनाज देंगे। ठीक है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या हमको देखने को मिली, नेशनल वाइड हमको इन्फॉर्मिटी देखने को मिली, भुखमरी और कुपोषण में कमी देखने को मिली, लोगों के पास फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ। अगर लोगों की अपने खाने की आवश्यकता पूर्ति हो रही है तो क्या करेंगे, अपने पैसे के लिए कुछ जो कैपिटल एसेट है वहां पे लगाएंगे, बैंकों में पैसा रखेंगे, तो इसके क्या होगी, सेविंग अधिक से अधिक होगी। तो ये हमने दोनों बेसिक टॉपिक पढ़ लिए। अब दूसरी बात है सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल नीड ऑफ आवर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एडिबल जो ऑयल है, उन्होंने कहा है कि अगर हम जो हमारी जो भारत की जो आवश्यकता है एडिबल ऑयल की, वो इंडोनेशिया और मलेशिया से हम पूर्ति करते हैं, वहां से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा उत्पादन होता नहीं है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है दीपक पिंटल, उन्होंने एक सरसों की जो मस्टर्ड है उसकी मतलब की हाइब्रिड मतलब की प्रजाति जीएम मस्टर्ड डेवलप की है, जिसका नाम है DMH11। तो कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर हमें एडिबल ऑयल की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करना है तो जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड DMH11 जैसी अन्य हमें एडिबल जैसी प्रजातियों को डेवलप करना पड़ेगा, और हम क्या हो पाएंगे, एडिबल ऑयल में हम क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट था। जो हमारा बिल इंडोनेशिया और मलेशिया पे अधिक से अधिक इंपोर्ट हम वहां से करते हैं, तो हमारी निर्भरता वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एडिबल ऑयल है सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है और उसका शेयर कितना है। सबसे अधिक शेयर आपको वर्ल्ड में इंडोनेशिया का देखने को मिलेगा प्रोडक्शन में, मलेशिया का, उसके बाद थाईलैंड में, कोलंबिया, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला, होंडुरास, पपुआ न्यू गिनी में। और शेयर ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन में आपको 58% किसका, इंडोनेशिया का, 26% मलेशिया का, 4% हमको थाईलैंड का देखने को मिलेगा। तो हम इन्हीं दो देशों से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल को। ठीक है, आपने न्यूज भी सुनी होगी कि एडिबल ऑयल को जो मलेशिया जो इंडोनेशिया है जो सॉरी मलेशिया है वो भारत को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ उसमें क्या थी, राजनीति थी। तो हमें इस तरह की चीजों से बचने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर हमको बनना पड़ेगा। और इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए हमें जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड DMH11 का उपयोग करना पड़ेगा। अब DMH11 को सरकार ने इन्वायरमेंटली क्या दिया, अप्रूवल दे दिया कि आप इसके ट्रायल करो। और उसके कुछ आंकड़े हमने पिछले लेक्चर में पढ़े, कुछ पॉजिटिव आए, उसकी यील्ड हमको 30% से अधिक
बढ़ी, उसका जो प्रोडक्शन है वो 30% से अधिक हमको उसमें देखने को मिला। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई भी अगर कोई क्रॉप है उस पे अधिक से अधिक पेस्ट का हमला हो रहा है, तो उस पेस्ट के प्रति हम उसके जीन में ऐसा चेंज करते हैं कि वो उस पेस्ट के प्रति क्या बन जाए, रेजिस्टेंस बन जाए। वर्तमान में जैसे बीटी कॉटन हमारे यहाँ संचालित है, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने अनुशंसा की, और वर्तमान में उसके द्वारा जो फ्लाई है, जिसको उस पे पेस्ट का हमला होता था, जो फ्लाई हमको बोलते हैं सैंड फ्लाई, तो उसका हमला हमको कम देखने को मिला और प्रोडक्टिविटी भी काफी अधिक स्तर पे हमको देखने को मिली। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको डेवलप किसने किया, DMS 11 को, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को। दीपक पिंटल एक्स DU के वाइस चांसलर हैं, 2007 में इन्हें डेवलप किया। और इसके एडवांटेज ये है कि इसको बेटर यील्ड हमको देखने को मिलेगी, लोअर कॉस्ट, फार्मर की कॉस्ट हमको लोअर लेवल पर देखने को मिलेगी, और सेल्फ पॉलिनेट हमको देखने को मिलेगा, और लीडिंग टू हाई आउटपुट हाइब्रिड भी, इसको सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। लेकिन कंसर्न से है कि क्या है, हम ये खाने की चीज है, बीटी कॉटन तो खाने की चीज है नहीं, तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी फेयरली क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। कोई ऐसा डेवलप हो सकता है जिससे इन्वायरमेंट को नेगेटिव रूप से इंपैक्ट करे, कोई मानव में नेगेटिव रूप से इंपैक्ट हमको लंबे समय में देखने को मिले, और बड़ी बड़ी कंपनियों की मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाएगी, बायोसेफ्टी हजार्ड देखने को मिलेगा, GM फ्री इंडिया हमको देखने को मिलेगा, कॉलिशन है। तो ये सारी बातें नेगेटिव पॉजिटिव हमको और आगे भी पढ़ेंगे, तो ये न्यूज थी, हमने इसको पढ़ा। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस हमने पढ़ ही लिया कि प्रोडक्शन हमको देखने को मिलेगा 28% हायर है, रिड्यूस इंपोर्ट हमको एडिबल ऑयल का कम करना पड़ेगा। वर्तमान में इंडिया इंपोर्ट 14.1 मिलियन टन एडिबल ऑयल का क्या करता है, इंपोर्ट करता है, और उसका 2/3 हम क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम देखेंगे। अब जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का हम पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लेते हैं, क्योंकि अक्सर मेंस में क्वेश्चन आता है, हॉट बर्निंग टॉपिक हमेशा रहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट फॉर द, अगर हम जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बात करेंगे तो वही सिंपल से पॉजिटिव वाली बातें हैं कि फूड सिक्योरिटी की बात सुनिश्चित होगी। हमारे यहाँ अभी भी क्या है, भुखमरी है, कुपोषण है। हम उस क्रॉप में इस प्रकार के चेंजेस कर दें कि उसके कुपोषण की समस्या दूर हो जाए, तो उसके जो चैलेंजेस हैं फूड सिक्योरिटी के, हम उसको दूर कर पाएंगे। और इसके द्वारा क्या होगा, हाई यील्ड हमको देखने को मिलेगी, जैसे बीटी कॉटन में हम देखते हैं। और पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का उपयोग अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। जिससे क्या होगा, क्यों कम करेंगे, क्योंकि जो पेस्ट हैं, कीट हैं, उनके द्वारा जो क्रॉप है रेजिस्टेंस हो जाएंगी। तो जो किसान हमारे भाई हैं जो पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, वो हमको कम लेवल पे देखने को मिलेगा। और हम ऐसी क्रॉप का निर्माण कर सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज को वर्तमान स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे क्लाइमेट चेंज के द्वारा कई क्रॉप हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी कम लेवल पर देखने को मिलती है, तो उसके जीन में हम क्लाइमेट क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट बना सकते हैं। इस प्रकार के चेंजेस हम उसमें कर सकते हैं। तो क्लाइमेट रेजिस्टेंस को हम आसानी से, क्लाइमेट चैलेंज की जो भी हमारे पास मुद्दा है उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लाइमेट स्पेसिफिक क्रॉप बना सकते हैं। मान लो राजस्थान में कुछ अलग प्रकार की क्रॉप की आवश्यकता है, मान लो मध्य प्रदेश में कुछ अलग क्रॉप की आवश्यकता है, तमिलनाडु में कुछ अलग क्रॉप की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार का क्लाइमेट है उस प्रकार का हम क्रॉप का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान में जैसे हमको बीटी कॉटन के संदर्भ में देख सकते हैं। आर्गुमेंट वही सारी बातें हैं। हो सकता है लॉन्ग टर्म में ऐसे कंसिक्वेंस हमको देखने को मिले मानव स्वास्थ्य पे कि उसके जीन में कुछ परिवर्तन हो जाए, और मानवीय जो सभ्यता है उस पर प्रति हम क्या हो जाए, संवेदनशील हो जाए। मान लो कोई भी ऐसे दो ऑर्गेनिज्म आपस में इस प्रकार से क्रिया कर लें, इस प्रकार से रिएक्शन हो जाए कि इन्वायरमेंट कैसा हो जाए, हमारा कंटेनमेंट हो जाए, और उसमें हमको नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिले। और दूसरा, सीड स्टॉक के बारे में बात की जाती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उनका सीड का निर्माण करेंगी तो किसानों का क्या करेंगी, वो शोषण करेंगी, उनकी मोनोपोली हो जाएगी। तो इस स्तर पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप क्या देखेंगे। ठीक,
और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के जो भी कंसेंशन है, मतलब कि जो भी पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात है, वो भी अभी सामने नहीं आए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और केस स्टडी ऐसी की गई है कि बीटी कॉटन के प्रति जो सैंड फ्लाई के प्रति जो रेजिस्टेंस थी, अब उस पर और अधिक तेजी से हमला हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें पढ़ ली। जीएम फूड क्रॉप्स इन इंडिया, इंडिया का एक्सपीरियंस है कि हम लोग बीटी कॉटन को अनुमति दी, बीटी ब्रिंजल को अनुमति नहीं दी। बीटी जो जीएम मस्टर्ड है उसकी अभी ट्रायल चल रहे हैं, और इसको अनुमति देने का काम कौन करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत क्या है, एस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ा। अधिकांश आपको यूएसए, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडिया में आपको इस प्रकार की क्रॉप आपको देखने को मिलेंगी। और आप यहां देख पा रहे हैं 2013 में 175.2 टोटल एरिया अंडर जीएम क्रॉप था। फिर आपको 2014 में थोड़ा सा बढ़ा, और 2016 में आपको 185.1 मिलियन हेक्टेयर आपको एरिया देखने को मिला। मतलब कि 2015 से लेकर 16 तक प्लस 3% का एरिया हमें बढ़ा। तो ज्यादा रुचि नहीं है, आप इससे देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन पर्यावरण की बायोसेफ्टी, बायोडाइवर्सिटी और मानव स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख के सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। जैसा हमने पढ़ा एडिबल ऑयल के बारे में कि सारा काम किसके लिए हो रहा, कि आप जीएम मस्टर्ड, जीएम क्रॉप को अधिक से अधिक बढ़ाओ, ताकि एडिबल ऑयल के संदर्भ में हमारी जो निर्भरता है इंडोनेशिया, मलेशिया पे, उसको हम आसानी से कम कर सकें। तो सरकार ने इसी को देखते हुए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम विथ आउटले जारी किया, जिसका आउटले था कितना? 11.040 करोड़। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब कि कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देगी और कुछ हिस्सा राज्य सरकार देगी। वो 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, या 50-50 हो सकता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के काम करते हैं। स्कीम का उद्देश्य ये है कि हमको पाम ऑयल को 3 टाइम डेवलप करना है, 11.20 लाख टन बाय 2025-26 तक, और 2029-30 तक हमको उसको 28 लाख तक लेके जाना है, ताकि हमारी जो निर्भरता है वो मलेशिया, इंडोनेशिया पे कम हो सके। और गवर्नमेंट क्या देगी? एमएसपी की तरह इसकी जो प्राइस है उसको क्या देगी? अपना एश्योरेंस देगी कि कोई भी अगर कोई डिस्ट्रेस हमको देखने को मिलता है तो किसान इसकी, सरकार किसानों को उसकी भरपाई करेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब भारत में कहां कहां हमको देखने को मिलता है प्रोडक्शन एडिबल ऑयल का? ऑयल पाम का सबसे अधिक आपको आंध्र प्रदेश में, फिर आपको तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, मिजोरम, आसाम, उड़ीसा में। ठीक है, तो अब 3 स्टेट को नाम याद रखेंगे। सबसे अधिक आपको आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण चीज है। चलो आगे चलते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया। अब नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल चर्चा में है। इससे संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न पूछा जा चुका है। यही प्रश्न था कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल क्या है और किसके द्वारा इसको चलाया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था। तो सिंपल सी बात है, इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। एक जॉब प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जो जॉब चाहता है और जो जॉब देना चाहता है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ा नेशनल कैरियर पोर्टल। मतलब कि आपका कैरियर क्या होगा? डेवलप होगा। आप जॉब, आपको जॉब देने वाला भी मिल जाएगा इस पोर्टल पे, आपको जॉब लेने वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, सारे काम इस पे रजिस्टर्ड है। बस इतना आपको देखना है। मिशन ओलंपिक चर्चा में है। इंडियन आर्मी क्या कर रही है? 4 जो मेरिटोरियस स्पोर्ट वुमन है वो मिशन ओलंपिक के माध्यम से उनको रिक्रूट करेगी, मतलब कि उनकी भर्ती इसके माध्यम से की जाएगी। तो इसको 2001 में लेके आए सरकार के द्वारा मिशन ओलंपिक को। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आइडेंटिफाई
ट्रेन, प्रोमिसेस, स्पोर्ट पर्सन हमको देखने को मिलते हैं 11 डिसिप्लिन में। तो उनकी हम क्या करेंगे, आर्मी में ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन आप किसको ज्वाइन करेंगे, वुमेन को भर्ती आर्मी में इस मिशन के तहत की जाएगी। इससे पहले आपको मेजर राजवर्धन सिंह राठौर एथेंस 2004 में थे, सूबेदार विजय कुमार लंदन और नीरज चोपड़ा 2020 को टोक्यो में इस मिशन के तहत बहुत सारे काम किए गए हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, जोयनगर मोआ चर्चा में है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है और इसको 10 ईयर के लिए जो जीआई टैग मिला था उसको एक्सटेंशन दिया गया है। तो जीआई टैग कितने साल के दिया जाता है, 10 साल के लिए। 10 साल बाद आपको दोबारा इसको रिन्यू कराना पड़ता है। ये आपको लड्डू देखने को मिलेंगे। आप, आई होप आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो जब भी आप वेस्ट बंगाल जाएंगे तो आप इस प्रकार के लड्डू खा के आएंगे। ठीक है, जोया अगर मोआ क्या है, वेस्ट बंगाल में प्रिपेयर होता है। काना कचूर खोई, नोनोन गुड़, घी, खोया खीर, कार्डमम, राइसेंस और कैस्क्यू नट्स इसके माध्यम से मिलके बनता है। ठीक है, सबसे पहले आशुतोष दास ने इसको प्रिपेयर किया, इसलिए इसको देख सकते हैं। बस इतना, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। सेंट बैटरी चर्चा में है। फिनलैंड में अभी क्या हुआ है, सेंट बैटरी का लॉन्च किया गया और जो यूरोप की जो एनर्जी क्राइसिस की स्थिति हमको देखने को मिल रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको लेके आए फिनलैंड में, ककनाप्पा टाउन में। ठीक है, सैंड को यूज करेंगे मटेरियल एज ए स्टोरेज मीडियम और हीट और लॉस के माध्यम से ओवर द टाइम इसमें इफेक्टिव हमको देखने को मिलेगा। सैंड बैटरी में 3 कंपोनेंट हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले स्टील सीलो देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक एयर हीटर देखने को मिलेगा, हीट एक्सचेंजर आपको देखने को मिलेगा। स्टील सिलो में 100 टन सैंड होगा। फिर आपको रेगुलेटर ओवन या टू वाटर हीट एक्सचेंजर देखने को मिलेगा और मैकेनिकल पाइप वाटर, ये सारी चीजें माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, सैंड बैटरी में अपनी जो एनर्जी है उसको स्टोर कर पाएंगे। सैंड स्टोर एट द हीट अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको स्टोर कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा है कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत आ रहा है, तो वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि हम 800 किलोमीटर बायोशील्ड बनाएंगे, जैसे कि साहिल रीजन में हमको देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होगा, वॉल ऑफ मेगा प्लांटेशन हमको देखने को मिलेगा। तो पॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ साहिल रीजन में आपको बहुत सारी ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे मरुस्थल का विस्तार लगातार बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए इस रीजन में ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है साहिल रीजन में। और यहाँ आपको जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सूडान, चड, नाइजर, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, मॉरिशियाना, सेनेगल रीजन में अब सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको हैं। इस प्रोजेक्ट को कौन कर रहा है, जीएफ, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन, मतलब कि UNFCCC, जो कि जो डेजर्टिफिकेशन है उसको रोकने का काम करते हैं। 1992 में हम इसको लेके आए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया कि जितना भी स्टैटिकल डेटा है खेलो इंडिया प्रोग्राम से संबंधित एक प्लेटफॉर्म पे होगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया और रियल टाइम इंफॉर्मेशन इस पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत 5 लाख फॉर 8 ईयर के लिए टैलेंटेड प्लेयर को राशि या स्कॉलरशिप दी जाती है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत प्ले फील्ड डेवलप करने का प्रयास किया जाता है, कम्युनिटी कोचिंग का प्रयास किया जाता है, स्टेट लेवल खेलो इंडिया के सेंटर बनाए जाते हैं, एनुअल स्पोर्ट कंपटीशन कराए जाते हैं, टैलेंट सर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाते हैं, यूटिलाइजेशन, क्रिएशन, अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किए जाते हैं, स्पोर्ट टू नेशनल, रीजनल, स्टेट और स्पोर्ट अकेडमी, मतलब इस लेवल पे स्पोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है स्कूल लेवल पर, वुमेन के बारे में स्पोर्ट की बात की जाती है और पीपल विथ डिसेबिलिटी है उनको स्पोर्ट के संबंध में प्रमोट किया जाता है। पीस फॉर डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट का प्रयास किया जाता है। रूरल और इंडिजिनियस ट्राइबल गेम को अधिक से अधिक प्रमोट करने का प्रयास किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। तल सब चर्चा में है, न्यूलिथिक इजराइल से संबंधित है और यहाँ पे 52,000 BC पुराने, मतलब कि 7,200 ईयर ओल्ड कॉटन फाइबर्स
डेल्ड ब्लू, अदर कलर्स हमको देखने को मिले। तो आप सिटी का नाम याद रखेंगे, इस जगह पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और हमारे यहाँ जो कॉटन के फाइबर हमको देखने को मिले वो आपको मेहरगढ़ मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में 600 से 555 के आसपास आपको 6000 से 550 के आसपास मेहरगढ़ में आपको देखने को मिले। तो आप इसकी लोकेशन सी ऑफ गैलीलीज इधर देखने को मिलेंगे, डेड सी आपको इधर देखने को मिलेंगे। दो चीजें आपको इसकी लोकेशन याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा, चौधरी चरण सिंह का चर्चा में थे, किसान दिवस के नाम पर इनका जन्मदिन हम मनाते हैं। और इनका जन्म नूरपुर विलेज मेरठ में हुआ, उत्तर प्रदेश में। फ्रीडम फाइटर, सोशलिस्टिक लीडर थे और 1979 में ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। फार्मर के इंटरेस्ट को इनने क्या किया, प्रोटेक्ट किया, सेफगार्ड किया। और 1938 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल इन उत्तर प्रदेश में लेके आए, ठीक है। नेशनल फार्मर डे मतलब कि किसान दिवस के नाम पे हम मनाते हैं, ठीक है। जमींदारी को खत्म करने के लिए इन्हें प्रयास किए और कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रयास किए। कुल मिलाकर किसानों के हित में इन्हें क्या किए, प्रयास किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।